बड़ा समृद्ध मंच है। झा साहब बैठे हुए हैं, अग्रवाल साहब है, सीए साहब बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल साहब शर्मा जी, रुचि मिश्रा जी और इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, रावत साहब। झा साहब का ही ये पूरा एक तरीके से कार्यक्रम। झा साहब से मैं बातचीत पे पूछ रहा था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा मैं हरिया का रहने वाला हूँ, नेपाल के करीब है, मिथिला का क्षेत्र। मुझे याद आ रहा था कि शायद दुनिया की पहली सेमिनार मिथिला में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता राजा जनक ने की थी, जिसमें मुख्य वक्ता याज्ञवल्क्य थे। पहला प्रश्न गार्गी ने पूछा था, पर वो प्रश्न इतना सारगर्भित था कि याज्ञवल्क्य ने कहा कि अब मत पूछ। ये घटना ही हमें इस सेमिनार के सभी शब्दों से जोड़ देती है। गार्गी वीमेन एम्पावरमेंट की प्रतीक थी। प्रश्न उनका इतना सटीक और सारगर्भित था, ये भाषा की प्रवीणता को भी अपने आप में समाहित किए हुए है। और जिस तरीके का संवाद याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में था, वैसा संवाद देश की समस्याओं और महिलाओं के बीच में हो सके, शायद राष्ट्रीय शिक्षा नीति की यही अपेक्षा। हमारा समाज ऐसा है, हम इस देश के ऐसे देश के वासी हैं जहां पर खाली ईश्वर की पूजा फूलों से नहीं की जाती है। मैंने तो कभी शायद रघुवंशम में पढ़ा था, एक श्लोक था, वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे। आगे का आए तो बताओगे। वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। मैं ऐसे शंकर और पार्वती की पूजा करता हूँ जो इस तरीके से मिले हुए हैं जैसे शब्द और अर्थ आपस में मिले हुए हैं। हजारों साल पहले अगर समरसता देखी गई, अगर साम्यता देखी गई, तो देखिएगा कि शब्द और अर्थ के रूप में देखी गई। ये नहीं पता था कि वो शब्द और अर्थ की समरसता आज झा साहब की सेमिनार के लिए इतनी समीचीन होगी। मैं इस कार्यक्रम में जितना सुना, 4-5 शब्द पकड़ पाया, बस मैं उसी से अपनी बात आपके सामने रखना चाहूंगा। शुरुआत लोगों ने 1835 के मैकाले से की। अरे मैकाले को कब तक गालियां देंगे? मैकाले 1835 में थे, 1947 में देश स्वतंत्र हो गया, और देश स्वतंत्र होने के बाद भी 75 साल बीत गए, लेकिन हम मैकाले से हट कितना पाए? जो मैकाले ने सीविंग सिस्टम दिया, वो सीविंग सिस्टम हम पकड़े रहे। जो मैकाले ने लैंग्वेज का फार्मूला दिया, वही लैंग्वेज का फार्मूला हम पकड़े रहे। और वो तो बहुत दया रही थोड़ी सी मैकाले की। झा साहब तो भाषा के हैं। मैकाले की एक बहन थी हाना, उसका जो हस्बैंड था मैकाले का बहनोई, उसने सलाह दी थी मैकाले को कि खाली आप अंग्रेजी शिक्षा ही ना चालू करो, बल्कि जो हमारी लिपि है उसको भी अंग्रेजी में देखो। का न लिखा जाए, के लिखा जाए। जो आपके मोबाइल की लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज हाना के हस्बैंड ने 1835 में मैकाले को सजेस्ट करी थी, और वो तो कहो मैकाले ने नहीं माना, नहीं तो आज हम अपने अल्फाबेट्स भी भूल गए होते। अरे हमने तो भवभूत का नाटक पढ़ा है, 10 कुमार चरित्र, और 10 कुमार चरित्र में जो राजकुमार होता है, जंगल में शिकार करने जाता है,
शिकार करते समय उसके ओंठ पर एक तीर लग जाता है, चोट लग जाती है, उसका ओंठ थोड़ा सा कट जाता है। और उस नाटक में जहां पर यह घटना घटती है, उसके बाद 10 कुमार चरित्र का जो राजकुमार है, उसके जितने वाक्य हैं, उसके जितने सेंटेंस हैं, उसके जितने रोल हैं, उसमें पवस्थ कहीं है ही नहीं, क्योंकि कटे हुए ओंठ से पा बोला नहीं जा सकता। और अगर कटे हुए ओंठ से पा बोला नहीं जा सकता है तो पूरे नाटक में राजकुमार के रोल में पा शब्द है ही नहीं। भाषा महिला दोनों बड़े संवेदनशील शब्द हैं। महिलाओं को आदमी बनने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। आदमी मतलब पुरुष। कहते हैं कि जिस आदमी में महिलाओं के गुण आ जाते हैं, महिला का गुण मतलब प्यार, ममता, ममत्व, केयर, कंसर्न, तो जिस आदमी में महिला के गुण आ जाते हैं वो देवता हो जाता है। लेकिन जिस महिला में आदमी के गुण आ जाते हैं वो राक्षसी हो जाता है। उसमें स्पर्धा है, उसमें ईर्ष्या है, उसमें प्रतिस्पर्धा है, उसमें एक दूसरे की जड़ काटने की प्रवृत्ति है। मेरा कहने का अर्थ खाली ये है, अमृतलाल नागर की एक किताब पढ़ी थी, मानस के हंस। उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि अगर मुझे सही याद तो नहीं आएगा, कि दरिद्रता में इतना वैभव, दरिद्रता में इतना वैभव, कमजोरी में इतनी सामर्थ्य, कुरूपता में इतनी सुंदरता मैंने जितनी अपनी माँ के चेहरे पर देखी, दुनिया में उतनी और अच्छी महिलाओं को सामर्थ्य तब मिलेगा जब आर.के. पाटनी साहब का गर्ल्स कॉलेज नहीं। बुरा लगेगा पाटनी साहब। गर्ल्स कॉलेज बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि महिलाओं को वो अपने आप को सुरक्षित नहीं पाती, उनको कुछ स्पेशल इंसेंटिव चाहिए। मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। न्यूजीलैंड में गर्ल्स कॉलेज, पहला गर्ल्स कॉलेज अभी 10 साल पहले बना। आज तक वहां संकल्पना ही नहीं थी कि गर्ल्स कॉलेज अलग हो सकता है। हमारे यहाँ तो शुरू से अंतर करते रहे, घर में अंतर करते रहे, परिवार में अंतर करते रहे, समाज में अंतर करते रहे और शिक्षा में भी अंतर करते रहे। मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन है। मैं 1875 का लखनऊ में क्रिश्चियन ट्रेनिंग कॉलेज है, उसका सिलेबस देख रहा था। महिलाओं का सिलेबस अलग है, लड़कों का सिलेबस अलग है। हम लोग यूपी बोर्ड के पढ़े हुए हैं। 2 सब्जेक्ट उस समय कंपलसरी होते थे, मैथमेटिक्स और हिंदी। लेकिन लड़कियों के लिए मैथमेटिक्स जरूरी नहीं थी, चाहे पढ़े और चाहे ना पढ़े, क्योंकि मान लिया था कि महिलाएं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकती, लड़कियां मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकती। अरे लड़कियां मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकती तो लोपामुद्रा कहाँ से होती, लीलावती कहाँ से होती? हमने महिलाओं की संभावनाओं को, हमने महिलाओं की संभावनाओं को हरदम कमतर आका, और खाली कमतर आका ही नहीं, हमको जहां पर मौका मिला उनका उस तरीके से हमने उपयोग किया। ये खाली अपने देश की ही बात नहीं। अमेरिका में जब गृह युद्ध चल रहा था, तोपों से तोप के गोले छूट रहे थे, तो उन्होंने कहा महिलाओं की हिस्सेदारी युद्ध में होनी चाहिए। अब युद्ध में महिलाओं की हिस्सेदारी क्या होगी? उस समय तोप की जो नालें थी वो जल्दी गर्म हो जाती थी, तो सेना में उनको काम दिया गया कि जिस तोप की नाल से, बैरल से गोले छोड़े जा रहे हैं, जो गर्म हो रही है, उनको आप गीले कपड़ों से ठंडा करो। अब
तोप का गोला जहां से छूट रहा है, सामने वाले को अंदाजा होता है कि शत्रु यहीं पर है, और महिलाओं को ड्यूटी क्या मिली कि आप तोप की नाल को ठंडा करोगे गीले कपड़े लेकर के। तो जो युद्ध में मारी गई, जितनी महिलाएं मारी गई, उतने पुरुष नहीं मारे गए। तो जब हमारा मन आया, हमने उनको कमजोर मान लिया, और जब नुकसान पहुंचाना चाहा तो हमने उनको नुकसान कर दिया। मेरा कहना खाली इतना है कि अपने यहाँ संकल्पना अर्धनारीश्वर की रही है। गांधी जी ने भी अर्धनारीश्वर की संकल्पना पर फोकस किया। गांधी जी कहते हैं, एक जगह पर कहीं लिखा है, मैंने किस किताब में पढ़ा, रेफरेंस मैं नहीं दे पा रहा हूं, कि गांधी जी ने चरखे पर जो फोकस किया वो बहुत ज्यादा फोकस करने की बात ये थी कि चरखा सॉफ्ट है, इसको कोई आसानी से चला सकता है, तो इसको पुरुष भी चलाएं ताकि उनमें नारीत्व के गुण विकसित हो सके। और महिलाओं के चरखा चलाने के साथ, पुरुषों के चरखा चलाने के साथ अगर महिलाएं फावड़ा भी चलाएंगी तब हमारा समाज अच्छी तरीके से प्रगति कर पाएगा। हमने प्रगति की है। अगर मौका नहीं दिया होता तो आज पायलट लड़कियां नहीं होती, आज सेना में लड़कियां नहीं होती, आज स्पेस में लड़कियां नहीं होती। दुनिया अगर आपको नए जमाने में याद करती है तो पुराने समय के महात्मा बुद्ध को याद करती है, गांधी को याद करती है, लेकिन 2000 के बाद की खाली कल्पना चावला को याद करती है, जिन्होंने स्पेस में जाकर के एक नया क्षेत्र और एक नई इज्जत महिला संवर्ग को दी। महिला और भाषा की बात, अच्छा महिला तो बढ़िया और अच्छा चीज है, टीचर महिला भी बड़ा अच्छा संबंध है ना। अंग्रेजी में तो टीचर के लिए ही शब्द नहीं यूज होता, शी शब्द यूज होता है। तो अगर टीचर होना है तो महिला होना ही पड़ेगा। अगर टीचर हुए आप और महिला नहीं हुए तो आप अपनी भूमिका अच्छी तरीके से निभा नहीं पाओगे। अगर महिला जैसा ममत्व, प्रेम, बच्चे के साथ उस लेवल की समरसता आप नहीं बिठा पाए तो आप कभी अच्छे टीचर नहीं हो सकते हो। तो महिलाओं में बड़ी संभावना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जेंडर इंक्लूसिवनेस पर बहुत फोकस किया है। वो महिला को पुरुष का कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में नहीं डेवलप करना चाहती है, दोनों महिला पुरुष में मिल जाए, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि महिला महिला का रूप में विकास हो, पुरुष का पुरुष के रूप में विकास हो, जिसकी जिस काम में रुचि हो वो काम कर सके। एक एजुकेशनिस्ट हुए थे, उन्होंने कहा था कि गुलाब के फूल को गुलाब के फूल के रूप में विकसित होने दो, गोभी के फूल को गोभी के फूल के रूप में विकसित होने दो। अगर गुलाब के फूल को गोभी बनाओगे, गोभी के फूल को गुलाब का फूल बनाओगे तो दोनों खत्म हो जाएंगे। अरे सुंदर गोभी का फूल होगा तो उसकी भी कीमत मुरझाए हुए गुलाब के फूल से ज्यादा होगी। जिसमें जो संभावना है उसको उस तरीके से करना। समस्या ये थी कि हम फरेब में आ गए, हम धोखे में आ गए। लोगों ने जिस तरीके से हमको पढ़ाया हम उस तरीके से पढ़ते चले गए। हम तो यूं कहें कि जो हमारी अग्रवाल साहब आईएएस ऑफिसर हैं, कहने में थोड़ा संकोच लगता है समय, लेकिन जिस तरीके से हमको सिस्टम ने बनाया हम उस तरीके से बनते चले गए, क्योंकि अजीब सुकून था उसके फरेब में। मुझको ना था यकीन, फिर भी एतबार किया। जैसा उन्होंने कहा हम वैसा सीखे, और अगर वैसा नहीं सीखते तो आज समाज का स्वरूप दूसरा होता। मैं यूं कहूं कि हमको तो पढ़ाया गया मैकेनिकल ढंग से, कभी क्वेश्चन करने का हमको मौका नहीं दिया गया, कभी संदेह करने का हमको मौका नहीं दिया गया, कभी हमको ये नहीं कहा गया कि तुम ये भी कह सकते हो कि ये गलत है। अगर 1 + 1 2 होता है
तो 2 के अलावा वो और कुछ नहीं हो सकता। अरे 1 + 1 अगर 2 होता है तो वो गणित होती है। 1 + 1 अगर 11 होता है तो वो संगठन होता है। 1 + 1 अगर 1 होता है तो वो दोस्ती होती है। और 1 + 1 अगर 0 होता है तो वो आध्यात्म होता है। जब तक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमको महिलाओं की क्षमताओं के बारे में बताया नहीं जाएगा, तब तक खाली महिला को हम हाड़ मांस का पुंज समझेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वीमेन एम्पावरमेंट की दिशा में हमारी सोच को इस तरीके से विकसित करने की मौका देती है ताकि हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव में महिला को सोच सकें, विचार कर सकें। जहां तक भाषा की बात है, अपने यहाँ कहते हैं कि भाषा तो शंकर जी के डमरू से निकली। डमरू बजा, उससे ग्रामर बना। पहले वैदिक समय का ग्रामर था, बाद में पाणिनि का ग्रामर आया, और हमारा ग्रामर इतना इनरिच रहा कि कहते हैं कि अगर स्पेस में भी जाना है तो कोई ग्रामर काम कर सकता है तो संस्कृत का ही ग्रामर काम कर सकता है, पाणिनि का ही ग्रामर काम कर सकता है। लेकिन उसके बाद हमने भाषाओं की ऐसी लड़ाई लड़ी कि भाषा के आधार पर अपने यहाँ देश प्रदेश बांट दिए गए। भाषा तो धर्म पे भी हावी रही। कहते बांग्लादेश बनने का एक बहुत बड़ा कारण बंगाली भाषा थी। लोग कहते हैं कि धर्म सबसे ज्यादा भारी पड़ता है, लेकिन बांग्लादेश के निर्माण में धर्म पर भाषा ज्यादा भारी पड़ती है। मैं झा साहब से कहना चाहूंगा कि जब क्षेत्रीय भाषाओं के साथ समन्वय बिठाएं तो जरूरत से ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। मेरी एक प्रोफेसर थी, वो कहते थे कि इंटरव्यू की हिंदी क्या होती है? क्या होती है इंटरव्यू की हिंदी? फिर वो पूछती थी कि साक्षात्कार और इंटरव्यू में अंतर क्या होता है? अब आप देखिएगा कि जब आप इंटरव्यू की बात करते हो तो इंटरव्यू मतलब अंदर से आपने कुछ देखने की कोशिश करी, किसी को आपने अंदर से समझने का प्रयास किया, तब तो इंटरव्यू हुआ। मंदिर में गए, भगवान की मूर्ति देखी, साक्षात्कार तो हो गया, इंटरव्यू नहीं हुआ। गलत बात कि सही बात? साक्षात्कार हुआ, आपने सामने आकार देख लिया, साक्षात्कार हो गया, लेकिन इंटरव्यू नहीं हुआ। तो जब शब्दों में कहते हैं कि कोई किसी शब्द का जो है पर्यायवाची नहीं हो सकता, कोई किसी शब्द का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। हम लोग तो गांव के थे, अंग्रेजी पढ़ी, मीटो शब्द बताया गया, मीटो का जो शब्द बताया गया वो चारागाह बताया गया। गांव में गाय भैंसे चरती थी, हम लोग कभी कभी खेतों में जाते थे, देखते थे, दिमाग में वही चारागाह था। ऑक्सफोर्ड में कुछ दिन नौकरी करने का मौका मिला, वहां गया तो लोगों से पूछा कि भाई पास में क्या घूमने जाए, तो उन्होंने कहा कि क्राइस्ट चर्च कॉलेज के मीडोज बड़े सुंदर हैं। अब मेरे दिमाग में तो अपने यहाँ के मीडोज थे जहाँ पर गाय भैंस चढ़ते थे, और क्राइस्ट चर्च के कॉलेज के जो मीडोज हैं, जो चारागाह हैं, वो और जो मीडोज मेरे दिमाग में थे, उन दोनों में स्वर्ग नर्क जैसा अंतर था, जमीन आसमान जैसा अंतर था। तो जब तक सही शब्द हमारे दिमाग में प्रवेशित नहीं कर पाया, तब तक हम भाषा के साथ न्याय नहीं कर पाए। भाषा बहुत बड़ा संबंध है, भाषाई एकता बहुत बढ़िया। एक प्रोफेसर ने एक बार कहा कि हर टोकरी में 2-2 आम रख दो। इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करो, क्या ट्रांसलेशन हो? हर टोकरी में 2-2 आम रख दो, वो 2-2 मैंगोस। अगर 2-2 मैंगोस क्या होता है? 2-2 मैंगोस तो नहीं हो सकता है ना, वो 2 मैंगोस इन इस टोकरी, इन इस बास्केट। लेकिन हर टोकरी में 2-2 आम रख दो, चाय वाय हो जाए, खाना पानी हो जाए। ये भारतवर्ष की किसी भी भाषा में, इसको तमिल में आप
ट्रांसलेट कर सकते हो, इसको कन्नड़ में कर सकते हो, इसको बंगाली में कर सकते हो, इसको पंजाबी में कर सकते हो, लेकिन न इसको फ्रेंच में कर सको, न इसको जापानी में कर सको, न इसको जर्मन में कर सको। हमारी जितनी भारतीय भाषाएं हैं उनमें एक साम्यता है, एक समानता है। अगर इस समानता साम्यता को हम भांप पाए, पकड़ पाए, तो निश्चित रूप से न खाली विश्व बंधुत्व के लिए तो ये भला होगा ही, राष्ट्रीय एकता के लिए ये बहुत मजबूत स्तंभ होगा। पहचानने की बात है कि किस तरीके से उत्तर की भाषाओं में और दक्षिण की भाषाओं में हमारे यहाँ एक बड़ी सी समानता है। मैं खाली इतना कह करके बोला तो बहुत कुछ आ सकता है, 2-4 पॉइंट में लिखे हुए भी था, लेकिन मैं इतना कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा या कम करना चाहूँगा कि राजस्थान की भाषा पर जोर देने के लिए झा साहब ने कहा, राजस्थानी भाषा बहुत पुरानी भाषा है, हिंदी तो बहुत नई है। हिंदी से हमें लगता है कि शायद 700-800-900 साल पुरानी जो है वो राजस्थानी भाषा है। राजस्थानी भाषा बड़ी खूबसूरत भाषा है, बड़ी मीठी भाषा है। जो नई भाषाएं आ रही हैं उनमें वो गुरुता नहीं है। खन्ना घड़ी, क्या बोलते हैं आप? खन्ना घड़ी। जब आप बोलते हैं तो इसकी अगर आप शब्द व्युत्पत्ति देखो कैसी हुई, इस शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई, तब आपको मालूम पड़ता है कि इस शब्द का भाव क्या है। आपके यहाँ पेट में दर्द होता है उसके लिए अलग शब्द है, सीने में दर्द होता है उसके लिए अलग शब्द है, हाथ में दर्द होता है उसके लिए अलग शब्द है, दूसरी भाषा में दर्द के लिए एक ही शब्द है। कोई नया डॉक्टर दिल्ली से पढ़ करके आ जाए वो राजस्थानी के दर्द को समझ ही नहीं सकता, राजस्थानी के दर्द को वही समझ सकता। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि हमको अच्छे सपने देखने चाहिए, ऐसे सपने देखने चाहिए जो अपने सपने हों। और आपने जो 2 बहुत संवेदनशील बिंदु चुने हैं, अगर इनको हम एम्पावर्ड कर पाए, भाषा और महिलाओं दोनों को, तो निश्चित रूप से भारत ने जो सोचा है कि वो विश्व गुरु बन सकेगा, विश्व में उसका ज़्यादा सम्मान होगा, वो संभव होगा। और जब आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखते हो, 66 पेज की किताब है, बहुत बड़ी किताब है, जो चाहे आधा घंटे में पढ़ सकता है उसका। लेकिन पूरी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो इंक्लूसिवनेस पर घूमती है, वो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन पर घूमती है, वो आपको बंधनों से मुक्त करती है। सा विद्या या विमुक्तये का जो संकल्प था उसको सामर्थ्य करती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उस कृष्ण की कल्पना करती है जिसके एक हाथ में बांसुरी तो दूसरे हाथ में चक्र है। आप में खाली विशेषज्ञता ही नहीं होनी चाहिए, आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जिसमें राणा सांघा की वीरता हो, जिसमें मीरा की भक्ति हो, जिसमें पन्ना धाय का त्याग हो, जिसमें पूजा भील जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था उसका अर्थशास्त्र हो। अगर ऐसा समरस व्यक्तित्व होगा तो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो निश्चित रूप से देश को अपना अधिकतम दे सके। हम ऐसे राजस्थान से आते हैं जहाँ पर हमको जैनियों का अनेकांतवाद मिला, जहाँ पर हमको बिश्नोइयों का चिपको आंदोलन के लक्षण मिलते हैं, गांधी का सर्वोदय हो, दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदयवाद हो। अगर इनसे हम कुछ इंग्रेडिएंट्स लेकर के अपनी बात को आगे बढ़ाएं तो दुनिया का कोई ऐसा इशू नहीं है जिसका हमें समाधान न मिल सके। मैं छोटी सी एक कहानी कह करके बस मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक जंगल में एक ऋषि जी रहते थे, वो एक ड्रम बजाते थे, ढोलक बजाते थे। एक मेमना सुनने के लिए उसको आता था निश्चित समय पर।
जब ड्रम बजता था, मेमना आ जाता था, तो कहे ऋषि के किसी साथ वाले ने मेमने से पूछा, कर मेमना, रोज ढोलक की आवाज बजते समय तू यहाँ आ जाता है, क्या तेरी समझ में कुछ आता है? तो कहते मेमने ने कहा कि मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, मैं गीत नहीं जानता, मैं संगीत नहीं जानता, लेकिन ये ढोलक जिस खाल से मढ़ी हुई है वो मेरे माँ की खाल है, और जब इससे आवाज निकलती है तो मैं अपनी माँ से कनेक्ट महसूस करता हूँ। तो बस मैं यही कह करके कहूँगा कि आपके मुख से ऐसी आवाज़ निकले, आपके हृदय से ऐसी आवाज़ निकले कि आप अपनी मातृभाषा से कनेक्ट महसूस करें। कोई महिला कितनी सुंदर हो, कितना मेकअप किए हो, छोटा बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़ना पसंद करता है, बहुत लिपस्टिक लगी हुई महिला की नहीं। भाषा की दृष्टि से अपनी माँ की उंगली पकड़े, लिपस्टिक लगी दूसरी महिला की नहीं, ज्यादा प्रगति होगी।